अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन जुल्फकार और मैं हूँ साजिद हसन। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदों से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया। गवादर में अमायदीन से खिताब करते हुए कहा कि जब बलूचिस्तान में अमन होगा और तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। बलूचिस्तान के नाराज लोगों से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की का नहीं सोचा। मैं भी नवाज शरीफ की तरह गर्मियां लंदन में गुजार सकता हूँ। बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, हमारी बुनियादी जरूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है। सियासतदानों ने भी उससे इंसाफ नहीं किया। जो पैसा आता भी था मेरे ख्याल में वो भी सही तरह नहीं लगा। मैं ये सोचूंगा कि बजाय बलूचिस्तान में जाने के लिए मैं क्यों ना लंदन में जाके अपना इस गर्मियां गुजारूं। नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, एक दफा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हुई है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने गवादर तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि सी-पैक चीन और पाकिस्तान के लिए अहम है। सी-पैक पाकिस्तान समेत खित्ते की खुशहाली का ज़ामिन है। अफगानिस्तान में भारत की सबसे बड़ी हार हुई है। उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इंतशार का नुकसान अफगान भाइयों को होगा और पाकिस्तान को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और क्या करना है, अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका को अंदाजा ही नहीं है कि 1 माह बाद अफगानिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है और इस पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान में सियासी तस्फिया हो जाए। खित्ते के तमाम ममालिक को खदशा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे। इसी हवाले से ईरान के सदर से भी गुफ्तगू की है। अफगानिस्तान में इंतशार और सिविल वॉर से अफगान भाइयों को नुकसान पहुंचेगा। अफगानिस्तान में 40 साल से पहले ही इंतशार है और अब नई नकल मकानी से कोई मुल्क नबर आसमान नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में खाना जंगी से सेंट्रल एशिया से सारी तिजारत मुतासिर हो जाएगी। वजीर खारजा कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान समेत तमाम फरीकैन से बात करके मसले का सियासी हल निकाला जाए। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से वाबस्ता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं पाकिस्तानी अफवाज अपनी कौमी जिम्मेदारियों के लिए हमा वक्त तैयार हैं। इस बार अफगानिस्तान में माजी जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। लाहौर धमाके में रॉ का हाथ है। रॉ और दीगर भारतीय इदारे खित्ते काम तबाह करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के अजीम अदारे अपनी कौमी जिम्मेदारियों के लिए हमा वक्त तैयार होते हैं। लाहौर पे जो हमने आपसे कहा वो वैसा ही निकला। पहले दिन मैंने कहा था कि इसमें रॉ का हाथ है। हिंदुस्तान ने सिद्ध के दिल से हमें कबूल नहीं किया है। वो पाकिस्तान में रॉ और उसके ज़ैली अदारे जो हैं किसी भी तखरीबकारी से ग्रेज नहीं कर रहे। अफगान फोर्सेस तालिबान की पेशकदमी रोकने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही हैं और तालिबान ने 300 से ज़ायद अजला का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जबकि काबुल में सदर अशरफ गनी की हुकूमत तेजी से कंट्रोल खो रही है। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ने फतह किए गए अजला में खवातीन और मीडिया पर पाबंदियां लगाने से मुतालिक बातों को मन घड़त और मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया है।
افغانستان میں طالبان کی فتوحات جاری اور پیش قدمی میں تیزی. افغان فورسز کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ رک نہ سکا. تاجکستان کی سرحد کے 7 علاقوں سمیت بدخشاں، قندھار اور ہرات سمیت کئی صوبوں میں طالبان کامیاب. افغانستان کے 421 میں سے 300 سے زائد اضلاع پر طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا اور نظریں کابل پر جما لی، جہاں اشرف غنی کی حکومت تیزی سے کنٹرول کھوتی دکھائی دے رہی ہے. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے منفی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا. دوحہ سے جاری بیان میں کہا کہ طالبان کے خلاف من گھڑت کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور فتح کیے گئے اضلاع میں میڈیا، عوام اور خواتین پر کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائی گئیں. افغانستان میں طالبان کی مسلسل فتوحات سے افغان فورسز میں خوف کی فضا ہے اور طالبان کے حملوں اور کارروائیوں کی وجہ سے افغان فورسز کے 1000 سے زیادہ اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز اور طالبان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد فورسز کے اہلکار جانیں بچانے کے لیے حصبائی اختیار کر کے سرحد پار تاجکستان میں داخل ہوئے ہیں. امریکی اور اتحادی افواج بگرام ایئر بیس سے تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. افغان میڈیا طلوع نیوز نے بگرام ایئر بیس کے خالی ہونے کے بعد کے مناظر جاری کر دیے، جہاں 1000 گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ ایئر بیس میں جدید اسپتال اور فوجیوں کے لیے اعلیٰ درجے کا جم بھی تعمیر کیا گیا تھا. افغان جنگ میں امریکہ کا سب سے بڑا اور اہم ترین فوجی اڈہ بگرام ایئر بیس، جہاں سے 20 سال بعد امریکی اور اتحادی افواج کو جان بچا کر فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا. افغان نیوز چینل طلوع نیوز نے ایئر بیس کی نئی فوٹیج جاری کر دی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی فورسز 1000 گاڑیاں بگرام ایئر بیس پر چھوڑ کر گئے. اس کے علاوہ ایئر بیس کے اندر فوجیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس اسپتال بھی بنایا گیا تھا، جس میں ایکس رے، سی ٹی اسکین، MRI، ICU سمیت تمام سہولیات موجود تھیں، جبکہ فوجیوں کو فٹ رکھنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا اور جدید جمنازیم بھی قائم کیا گیا تھا. امریکی فوج نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کی نیت سے ایئر بیس کو ایک شہر کی طرح تعمیر کیا تھا، لیکن امریکہ کا غرور خاک ہو گیا. اور اب جانیے اہم ملاقات کا حوالہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک بحری افواج کے سربراہ جنرل امید دندار کی ملاقات ہوئی. ترجمان پاک فوج کے مطابق باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دفاعی اور سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو ہم سمجھتے ہیں. پاک ترک تعلقات ثقافتی اور مذہبی رشتے سے جڑے ہیں. ملاقات میں پاک ترک فوجی تعاون بالخصوص تربیتی اور انسدادی دہشت گردی کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. ترک کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف کی. GHQ آمد پر ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. سی پیک کا منصوبہ پاکستان، ایران، افغانستان اور سری لنکا سمیت کئی ملکوں کی ترقی میں اہم ہے. $50 ارب کے منصوبے میں انفراسٹرکچر، توانائی، انڈسٹریل زون شامل ہیں، جس سے ملک میں ترقی کا نیا دور شروع ہونے کا امکان ہے. یہ رپورٹ ملاحظہ کریں. ون بیلٹ ون روڈ چین کے ویژن 2030 کے منصوبے کا جھومر سی پیک پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. $50 ارب کے منصوبے میں انفراسٹرکچر، توانائی اور سرمایہ کاری کے درجنوں منصوبے شامل ہیں. پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر کے منصوبے شامل ہیں، جس کے تحت ملک بھر میں 100 کلومیٹر کے موٹر ویز، لاہور کی اورنج لائن ٹرین اور پاکستان ریلوے کا L1 سمیت قراقرم ہائی وے کے دونوں فیز سی پیک میں شامل ہیں. گوادر پورٹ اور گوادر ایئرپورٹ بھی سی پیک کے ثمرات ہیں. توانائی کے 17 منصوبے شامل ہیں. مٹیاری تا لاہور پاور ٹرانسمیشن لائن، گلگت اسلام آباد تک فائبر آپٹک، ساہیوال کول پاور پلانٹ اور قائد اعظم سولر پارک سب سے اہم ہے. کراچی میں واقع ایٹمی بجلی گھر بھی سی پیک کا اہم جز ہے. تیسرے مرحلے میں اکنامک زون کی بحالی شامل ہے. علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی منصوبہ $15 ارب کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا. منصوبے میں آٹو موبائل، ٹیکسٹائل، میکینیکل، میڈیسن، فوڈ پروسیسنگ، کیمیکل اور کنسٹرکشن کی صنعتوں کا قیام شامل ہے. منصوبوں میں 3 لاکھ نوکریاں نکلیں گی.
और 4,400 बिलियन रुपए की बैरूनी सरमायाकारी आएगी। फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन, रशकई पिशावर इंडस्ट्रियल जोन, दावेजी कराची इंडस्ट्रियल सिटी और बोस्तान कोयटा इकोनॉमिक जोन भी CPEC का हिस्सा हैं। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया और बुज़दिल कठपुतली करार दे दिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का कहना था कि मोदी कश्मीर पर हमला करता है तो कठपुतली कहता है मैं क्या करूं। आजाद कश्मीर में बसने वालों के हाथ को पकड़ना है, हमने आपको मजबूत बनाना है, हमने आपको मुआशी तौर पे मजबूत बनाना है। हम आजाद कश्मीर के अवाम के ताकत पे हुकूमत बनाएंगे। हमारा तो बुज़दिल वज़ीर आज़म है, हमारा तो कठपुतली वज़ीर आज़म है। मोदी तारीखी हमला करता है तो बुज़दिल जवाब भी नहीं दे सकता। मोदी तकरीरी हमला करता है तो बुज़दिल नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर सवाल करता है कि मैं क्या करूं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आपसे नौकरी छीनने का सिलसिला शुरू कर दिया। जिसके पास रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। आपने इस बुज़दिल कठपुतली को देखा। 50 लाख घर बनाने का वादा तो किया था, मगर हुकूमत में आके इंक्रोचमेंट के नाम पर आम आदमी को बेघर कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीखा निसार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं, आवाम को मईशत बर्बाद होने पर घबराना चाहिए। अवाम घबराएं महंगाई से, अवाम घबराएं बेरोज़गारी से, अवाम घबराएं जो गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है, जो सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर रहा है, उससे घबराएं। अवाम घबराएं मुल्क की मईशत की तबाही से, खारजा पॉलिसी की नाकामी से। और आज जब ये बजट जो दिया गया है, अगर ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित होता है, जो ये हो नहीं सकता, तो 4 साल मुकम्मल होने के बाद भी हमारी मईशत उस जगह पर नहीं होगी जहाँ पर 2018 में थी। किसी एयरलाइन को मनमानी नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एयरलाइंस को जवाब देना होगा कि गुंजाइश से ज़्यादा बुकिंग क्यों की गई। अपने लोगों के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करेंगे। देखें जी, उन्होंने ओवर बुक किया और उन्होंने 100% फ्रीक्वेंसीज पे बुक कर लिया रेवेन्यू अर्निंग के लिए। तो इसी बात पे हमें एतराज है, इसी बात पे हमने उनकी एक्सप्लेनेशन की है, इसी बात पे हमने उन्हें शो किया। हमने उनकी नाराजगी नहीं देखनी है, हमने अपने लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है हमने वो देखनी है। जो भी गलत करेगा उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी हम कॉल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ब्लेयर न्यूयॉर्क फ्लैट केस में शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी को नैब ने नोटिस जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जमानत की दरख्वास्त के साथ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को भी मुंसलिक किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब नोटिस से साख मुतासिर होने का भी खदशा है, इस नोटिस को मुअत्तल किया जाए। जाली अकाउंट केसेस में 33 अरब रुपए कौमी खजाने में वापस आए। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। DG नैब इरफान नईम ने चेयरमैन नैब को जाली अकाउंट्स केसेस पर ब्रीफिंग दी और बताया कि जाली अकाउंट्स केसेस में 33 अरब रुपए कौमी खजाने में वापस आए हैं। नूरियाबाद पावर कंपनी करप्शन केस में 2 अरब 13 करोड़ और हरीश कंपनी केस में 2 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की गई है। खबर आपको देंगे, रोजाना 10 गैर कानूनी तामीरात गिराए जाएं। नए DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पहला हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट DG ऑफिस में जमा कराई जाए। इसी पर बात करेंगे। खबर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खबर, क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, आज ही डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रजा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है और पहला नोटिफिकेशन उन्होंने जारी करते हुए हुक्म दिया है कि रोजाना की बुनियाद पर 10 गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएं और इसकी रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर DG ऑफिस में जमा करवाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट नफरी हायर की जाए और उसकी मदद से कार्रवाइयां की जाएं, लेकिन कार्रवाइयों में किसी किस्म की कोई। बहुत शुक्रिया आपका कावर हुसैन।
सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो गए और फिजिक्स का पहला पर्चा कई शहरों में आउट हो गया। नवाबशाह, उमरकोट, सांगड़ और सखर समेत कई शहरों में नकल की रोकथाम के लिए इंतहाई नाक़िस इंतजाम किए गए थे और एक डेस्क पर तीन तलबा को बिठाकर जैसे नकल का बंदोबस्त करके दिया गया था। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज हो गया। नवाबशाह के इम्तहानी मराकज का कोई पुरसाने हाल नहीं। पर्चा महफूज रखने के लिए इंतजामात धरे के धरे रह गए। फिजिक्स का पर्चा बूटी माफिया के हाथ आ गया और व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। जबकि क्लासरूम में एक डेस्क पर दो तलबा ताक झांक करते रहे, जबकि किताबों का भी खुला इस्तेमाल किया गया। उमरकोट में इम्तहानी मरकज का हाल भी आम क्लासरूम जैसा था और नकल की रोकथाम के लिए किसी किस्म के इंतजामात नहीं थे। एक डेस्क पर तीन तलबा बैठे गपशप अंदाज में पर्चा हल कर रहे थे। सखर में भी नकल की रोकथाम के लिए इंतजामात नहीं देखे गए। एक डेस्क पर दो तलबा एक दूसरे की मदद करते रहे, जबकि सांगड़ में फोटोस्टेट की दुकानें भी खुली रहीं। कंदकोट के इम्तिहानी मराकज पर छापामार टीमें वक्फे से गश्त करती रहीं। कशमोर, जैकबाबाद, हुल, थरपारकर और मीरपुर खास के इम्तिहानी मराकज में भी नाक़िस इंतजामात देखे गए। शहरकायद में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज हो गया है। सुबह और शाम के औकात में कहीं पर्चा ताखीर से पहुंचा तो कहीं पर्चा शुरू होते ही लीक हो गया। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद में बद इंतजामी, बोर्ड इंतजामिया की कोताहियों के बाइस तलबा और वालिदैन परेशान रहे। कहीं पर्चा ताखीर से पहुंचा तो कहीं शुरू होते ही लीक हो गया। सोशल मीडिया पर तिबियात का हल शुदा पर्चा बासानी दस्तयाब था। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कि पर्चा आउट होने का सबूत मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। ताखिर के वजह से हमने यहाँ से अपने टाइम पे तमाम पर्चे रवाना कर दिए थे। जो हमने हब में जो यूनिट बनाए थे वहाँ पे हो सकता है कि उनको आने और कलेक्ट करने और वापस ले जाने में कोई मसला हो तो उससे ज़्यादा से जो है अगर कहीं पे लेट हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 10 मिनट की लेट हुई होगी तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। पूरी जो है वो कोशिश करेंगे कि जो छोटे मोटे मसाइल हुए हैं तो उसको जो है कसर जवाब किया जाए और आइंदा वाले पर्चे कल से होने वाले बल्कि पर्चों में ना हो। सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा 2 बजे शुरू हुआ। इसी तरह दिन 2:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा बेशतर मराकज में शुरू ही न हो सका। पेपर ना पहुँचने पर बेशतर स्कूल इंतजामिया ने पेपर मुलतवी होने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन ओवैस दाऊद के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर ने बड़ा दावा कर दिया। आपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जुम्मे की शाम से बिजली की लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। आज से तमाम सेक्टर्स को मामूल के मुताबिक गैस और प्रेशर की फराहमी बहाल कर रहे हैं। RLNG की फराहमी भी 100% बहाल की जा चुकी है। खरकोल में गार्ड के तशद्दुद से हलाक होने वाले मुलाजिम दोदू भेल के वाक़े का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया। DIG मीरपुर खास और SSP थरपारकर को रिपोर्ट के साथ 13 जुलाई को तलब कर लिया गया। थरकोल के सिक्योरिटी एहलकारों के मुबैना तशद्दुद का शिकार मजदूर दोदो भेल गुज़िश्ता जुमेरात को दौरान इलाज इंतकाल कर गया था। वाक़े के खिलाफ मिट्टी, कलोई और इस्लाम कोर्ट में एहतजाजी धरने और हड़ताल की गई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। वाक़े के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान वाक़े के बाद फरार हो गए और सिंध हाई कोर्ट से कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत ले ली है और कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। थरकोल में गार्ड के तशद्दुद से हलाक होने वाले मुलाजिम दोदू भेल के वाक़े का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सोमोटो नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने सेशन जज थरपारकर से रिपोर्ट तलब कर ली है और DIG मीरपुर खास और SSP थरपारकर को रिपोर्ट के साथ 13 जुलाई को तलब कर लिया। और ऐसा तो फिल्मों में ही होता है। जी हाँ, कराची के इलाके मलीर में बहादुर नौजवान ने वकील को लूटने वाले डाकू को पकड़ लिया। साथी के फायरिंग करने पर नौजवान ने एक्शन हीरो के अंदाज में मुल्जिम को ही गोली के आगे कर दिया। CCTV फुटेज में मुल्जिम और नौजवान को गुत्थम गुत्था होकर सड़क के बीच जाते देखा जा सकता है। डाकुओं के साथी ने असलहा निकालकर नौजवान पर गोली चलाई, लेकिन नौजवान ने कमाल महारत से खुद को बचाते हुए डाकू के साथी को ही गोली के आगे कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया और अपने ही साथी को गोली लगता देखकर गोली चलाने वाला डाकू फरार होने में कामयाब हो गया।
वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए नारा कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद तारकीन वतन के बच्चे 9वीं जमात के बाद तालीम हासिल कर सकेंगे। बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम और यूटिलिटी कनेक्शंस का हुसूल भी मुमकिन होगा, लेकिन सरकारी नौकरियां हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को जल्द नादरा कार्ड जारी करने का फैसला। नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास 1,20,000 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद। तारकीन वतन को 3 कार्ड ऑफर किए जाएंगे। पहले मरहले में ID कार्ड फॉर एलियन दिया जाएगा। ID कार्ड हासिल करने वाले को वर्क परमिट कार्ड भी हासिल करना होगा, लेकिन दोनों कार्ड हासिल करने वाले सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं होंगे। बच्चों के लिए जुवेनाइल कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके जरिए स्कूल में दाखिला मुमकिन होगा और इस कार्ड के जरिए 9वीं जमात के बाद भी तालीम का हुसूल मुमकिन होगा। एलियन कार्ड बनने के बाद तमाम अफराद बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, यूटिलिटी कनेक्शन और ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर सकेंगे। तारकीन वतन को बायोमेट्रिक और नादरा की तरह मखसूस नंबर भी जारी किया जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने के लिए अथॉरिटी को आगाह करना जरूरी होगा। नादरा कार्ड नादरा के दफातर से जारी किए जाएंगे। पाक फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 22वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कर्नल शेर खान 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में तारीख रकम कर गए। शुजाअत के सिले में पाक फौज का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर हासिल किया। स्वाबी से आमिर अख्तर रिपोर्ट कर रहे हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के गांव कर्नल शेर कली, पुराना नाम नमक अली में पैदा हुए। पहले पाक फजाइया में शमूलियत इख्तियार की, फिर 1992 में पाक फौज में शामिल हो गए। आज शहादत के मौके पर उनकी कब्र पर पाक फौज के ताज़ादम दस्ते ने सलामी पेश की और फूल चढ़ाए। कर्नल शेर खान ने कारगिल की जंग में खुद को शहादत के लिए पेश किया। कारगिल के मार्के में अपनी आरजू यानी शहादत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बहादुरी के एतराफ में पाक फौज के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। वेलकम बैक। और बैनुल अक़वामी मंजरनामे से अपडेट है कि बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने खुद को हुकूमती गाइडलाइन के तहत आइसोलेट कर लिया है। किंगस्टन पैलेस के तर्जुमान के मुताबिक शहजादी से मुलाकात करने वाले शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद शहजादी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। शहजादी में वायरस की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई है। डिशेज ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन की तमाम मसरूफियात मुलतवी कर दी गई हैं। सऊदी हुकूमत ने उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का मकसद रवां साल कोरोना SOPs के साथ हज की अदायगी को मुमकिन बनाना है। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सऊदी और गैर मुल्कियों के लिए उम्रा परमिट बंद कर दिए गए हैं। उम्रा परमिट हज बैतुल्लाह के बाद दोबारा बहाल किए जाएंगे। डायरेक्टर उमूर सेहत का कहना है कि हज सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मक्का मुकरमा और मुशायरा मुक़द्दसा में 13 अस्पताल मखसूस किए गए हैं और हुज्जाज के रिहायशी खैमों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। तमाम हुज्जाज को खाना उनके कमरों में ही पहुंचाया जाएगा। अमरीकी शहर मियामी में आधी मुनहदम इमारत का बकिया हिस्सा भी गिरा दिया गया। इमारत का बाकी हिस्सा बारूदी मवाद के जरिए गिराया गया। मियामी की इमारत का कुछ हिस्सा गिरने से 24 अमरीकी हलाक हो गए थे। इमारत के हादसे में लापता 121 अफराद का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।